तो स्टार्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है और वार्म वेलकम है ठंड के मौसम में। आ, सबका स्वागत है आज के इस माई एच बी सेशन में। और आज का सेशन स्पेशली कैंसर के अवेयरनेस के लिए हमने प्लान किया है। और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी डिस्कस करेंगे जो कि हो सकता है कि आप एक प्रिवेंशन मेजर लेके आप उसको अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, कैंसर से बच सकते हो। अनफॉर्चुनेटली यदि कोई सफ़र भी कर रहा है तो उसकी आप हेल्प भी कर सकते हो। तो इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। देखिए, कैंसर का नाम जितना आसानी से हम ले पा रहे हैं, इतना आसानी ये एक इतनी आसान एक बीमारी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है। और इसके नाम से ही लोग डर जाते हैं। नॉट ओनली कि इस एक महंगा इलाज इसका रहता है एक मिडिल क्लास फैमिली से लेके लोअर क्लास फैमिली। जहाँ तक इलाज की बात आती है तो ये कैंसर बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव टाइप का इलाज है। दूसरा ये है कि इलाज के बाद बच जाना या इलाज करवाने के बाद दोबारा ना आना, ये सारे के सारे पहलू ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डराते हैं। एक टाइम था कि 1970 तक इसको एक सिंपल, इस बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। बीमारी को सिंपल एक तरीके से मेडिकल साइंस में आका जाता था कि ये तो सिंपल एक ट्यूमर है, फोड़ा फुंसी जैसा है। और 70 के दशक के आसपास ओनली रेडिएशन थेरेपी, जब ये दूसरी तीसरी स्टेज में पहुंच जाता था, दिखना स्टार्ट हो जाता, तो रेडिएशन थेरेपी और साथ में लाइक वो फोड़े को, जैसे एक ट्यूमर को ट्रीट किया जाता है कोई दवाई लगा के या छोटी मोटी सर्जरी करके, इस टाइप की चीज़ें होती थी। बट इसका जो डायग्नोस था, इसके बारे में जो सही कहानी थी या जो इसके पीछे का रीजन था, वो मेडिकल साइंस के पास ज़्यादा नहीं था। और वो एक जैसा जमाना था जहाँ मशीन डायग्नोस की इतनी स्ट्रोंग नहीं थी, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी। तो अल्टीमेटली कैंसर जैसी बीमारी में मैक्सिमम लोग जब मेडिकल ट्रीटमेंट लेते थे तो आफ्टर सम टाइम डॉक्टर भी मना कर देता था कि हमारे बस की बात नहीं, इसको घर लेके जाइए और इसका जो भी सेवा पानी करनी है, जितने दिन की ज़िंदगी, इसको घर पे ही आप उस तरीके से इसको सर्व कीजिए। तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग इससे जान गंवा देते थे। धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होने स्टार्ट हुए, रियल रीजन पता लगा कि जो कैंसर का मेन रियल रीजन है वो डीएनए लेवल पे सबसे बड़ा रीजन पाया गया है कि एक सेल जो है जिससे हमारा पूरा शरीर बना है, वही सेल अपना रास्ता भटक जाती है। और रास्ता भटक के वो अब कहाँ पे, जैसे गाड़ी में आप जा रहे हैं तो गाड़ी में जाते जाते आप के गाड़ी में एक एक्सेलेरेटर है और एक ब्रेक भी साथ में दिया हुआ है कि कहाँ पे ब्रेक लगानी है और कहाँ पे स्पीड बढ़ानी है। ये दोनों चीज़ें गाड़ी में होती है। सपोज करें आपकी गाड़ी में ओनली स्पीड वाला एक्सीलेटर ही होता और ब्रेक ना होता, तो क्या हम अपनी गाड़ी को चला पाते? क्या हम उसको ट्रांसपोर्टिंग का माध्यम बना पाते? तो ऐसे ही हमारा शरीर जो है वो बेसिकली सेल से बना है। और सेल का एक नेचर है, वो एक पुरानी सेल से नई सेल बना देती है और पुरानी सेल अपने आप खत्म हो जाती है और नई सेल फिर से दोबारा से एक नए तरीके से काम करती है। इस तरीके से हमारा जो जीवन है, हमारी जो बॉडी है वो बनी होती है। यदि ये सेल कितना बनाना है, किस टाइम तक बनाना है, कितने नंबर्स बनाने हैं, यदि ये वाली चीजें ये सेल भूल जाए, यानी कि या तो गाड़ी में ब्रेक ना हो या चलाने वाला जो है वो अपने होशो हवास में ना चला रहा हो, तो दोनों में ही एक्सीडेंट होने के चांस बन जाते हैं। तो हमारे शरीर में भी जब हमारी सेल भूल जाती है कब ब्रेक लगाने हैं, कब स्पीड बढ़ानी है, तो उसको हम जनरली कैंसर बोल देते हैं। और इसको धीरे धीरे 1980 के दशक में जाके पहली बार इसका टेस्ट डेवलप्ड हुआ
फिर इसके बाद आप देखेंगे नए टेस्ट आए। नए टेस्ट में आपने कोरोना के टाइम पे भी RT-PCR के बारे में सुना था। RT-PCR की रिपोर्ट बहुत पब्लिश होती थी। वो क्या होता है, वो आपके जो DNA है उसको रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कोरोना के वायरस के टाइम पे कोरोना का वायरस का एक पर्टिकुलर DNA, यदि आपकी बॉडी में कोरोना का वायरस है तो सैंपल से उसको मिला लेते थे, तो दोनों का DNA मैच करता था, तो मान लिया जाता था कितना पॉजिटिव है। उसकी संख्या देखने के लिए एक CT वैल्यू होती थी, कितना उसका साइकिल है। सो ऐसे ही जो RT-PCR होता है वो कैंसर जैसी सेल को भी पहचानने में हेल्प करता है। यानी कि जीन का म्यूटेंट होना, जीन अपने जो उसको कंट्रोल करता है सेल को, उसका उसमें फेरबदल आना, उसकी कोडिंग में चेंज आना, ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टेस्ट डेवलप हुए आज के टाइम पे। तो कौन सी कहाँ पे किस स्टेज में है, बॉडी के किस किस पेट स्कैन जैसी चीज़ें भी आप देखने को मिलती हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से भी पता लग जाता है। बहुत सारे ऐसे मार्कर ढूंढ लिए हैं जो कैंसर के में शरीर में हमें मिलते हैं। सो ऐसे करके आज के टाइम पे यदि मैं बात करूं, जो 50 से 60 साल में हमने कैंसर में जो भी जीत हासिल करी है, एक एंगल से तो जीत हासिल ये की है कि लगभग लगभग 30% पेशेंट जो हैं वो कैंसर का इलाज करवा के बच जाते हैं। अब ये जो बचने का फॉर्मूला जो है, जो डॉक्टर बताता है कि बचना किसको मानते हैं डेटा के अनुसार, यदि कोई इंसान कैंसर का इलाज करवा के 5 साल तक जिंदा रहता है तो उसको माना जाता है वो ट्रीटमेंट होके बच गया। यदि वो 5 साल से 6 साल ही जी पाता, सात, तो उसको भी सर्वाइवल ही माना जाता है। तो इसलिए 5 साल की सीमा रखी जाती है कैंसर के पेशेंट के टाइम पे, इलाज के टाइम की मैं बात करूं तो ऐसे में हम डाटा को पे भरोसा करें या खुद पे भरोसा करें, साइंस पे भरोसा करें, हमें सारी चीज़ों पे भरोसा करके चलना पड़ता है। सो इसमें 30% लोग इलाज करवा के 5 साल प्लस की सर्वाइवल रेट में डाटा के अनुसार पाए जाते हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था। ऑलमोस्ट 5% के बराबर भी नहीं था कि कोई बच गया तो बच गया, नहीं तो मैक्सिमम लोग जल्दी ही डेथ की तरफ चले जाते थे। तो ये तो हमने हासिल किया। बट दूसरी साइड, नेगेटिव साइड आप देखेंगे तो नेगेटिव साइड ये है कि कैंसर के पेशेंट में कमी नहीं आई है। चाहे हमारी मशीनें या हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हो, या हमने ड्रग्स डेवलप कर ली हो, इम्यूनोथेरेपी डेवलप कर ली हो, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, जो भी थेरेपी हमने डेवलप की हो मेडिकल में, वो उससे हमारे पेशेंट में कोई कमी नहीं आई। पेशेंट तो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में भी देखें तो इंडिया में लगभग लगभग 12% की बढ़ोतरी देखी गई है। 2020 से लेके 25 के आंकड़े बात करें तो लगभग 12.8% का इसमें इजाफा देखने को मिला है। और सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। यदि आप सभी टाइप के कैंसर को देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पाए गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली वुमेन के केस में आप देखेंगे 40 के आसपास जाके डिटेक्ट होना स्टार्ट होता है। और आज तो अर्ली स्टेज में भी है। इसके कई रीजन हैं। इसके रीजन ये भी हो सकते हैं कि जो उनका हार्मोन है एस्ट्रोजन वो रिस्पॉन्सिबल हो। उस टाइम पे वो हार्मोन जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, और जिसके कारण सेल जो है वो ट्रिगर हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। लंग्स के केस में देखा गया है तो मेल में लंग्स केस में सबसे ज़्यादा पाया गया है लंग कैंसर। इसमें मेन रीजन स्मोकिंग का भी है, क्योंकि एज कंपेयर टू द वुमेन इन इंडिया, मेल जो हैं वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। तो ये तो जो दो डोमिनेटिंग कैंसर पाए गए हैं जो आज सबसे ज़्यादा। कैंसर तो बहुत टाइप के हैं, कोई ब्लड कैंसर है, कोई आपका ग्लैंड्स में कैंसर है, कोई सॉफ्ट टिश्यू का वो है कैंसर है, कोई प्रोस्टेट का कैंसर है, कोई ओवरीज का कैंसर है। बट इसमें सबसे बड़े दो ही लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर ही पाए गए हैं। 9 में से 1 आदमी को लाइफ में कभी ना कभी कैंसर होता है। ये एज पर रिपोर्ट बोलते हैं 9 में से 1 आदमी डेवलप कैंसर हिज और हर लाइफ टाइम, किसी टाइम पे, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी जो सोसाइटी है। आज के टाइम पे लगभग लगभग 25 मिलियन इंसिडेंट है कैंसर के वर्ल्ड वाइड हर साल, 25 मिलियन के आसपास। और इंडिया में इंडिया अभी दूसरे तीसरे रैंक पे वो कर रहा
अकॉर्डिंग टू डाटा। अमेरिका और चाइना के साथ साथ हम कट टू कट खड़े हैं परसेंटेज में भी। तो अमेरिका, चाइना और इंडिया में ही ये तो टॉप थ्री कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट उनमें पाए जाते हैं। और चाइल्डहुड में भी आप देखेंगे, बच्चों में भी ये फैलता जा रहा है। और इंडिया में लगभग लगभग 2022 के डाटा मैं कोट कर रहा हूँ, तो 14,61,427 केस थे 22 में रिकॉर्ड किए गए। अभी तो ये बढ़े ही है, 12.5% की ग्रोथ से ये बढ़ ही रहा है इंडिया में। सो ये मैं जो रिपोर्टें बता रहा हूँ, ये उस ग्रे साइड हमें इंडिकेट करे कि हमारे पास चाहे कितनी भी मेडिकल फैसिलिटी क्यों ना हो गई हों, चाहे एआई के ज़माने में आप जी रहे हैं, आज आप बैठ के मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपके साथ बातें कर पा रहा हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप किसी अमेरिका बैठे हुए बहुत बेस्ट डॉक्टर के क्यों ना जानकार क्यों ना हो, इवन मैंने तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर देखे जो कैंसर का इलाज करते थे, उनकी मौत भी कैंसर से हुई है। सो ऐसे में हमें इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस होना चाहिए। और ये एक पहले 100 साल पहले कोई बीमारी ज्यादा, कोई इतनी बड़ी बीमारी थी ही नहीं, बहुत ही रेयर केसेस होते थे और धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए। यस। यस, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कैंसर लेके आते हैं, बट मैं आपके साथ एक लेमन तरीके से जरूर जाऊंगा कैंसर के केस में। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 1947 के बाद हमारी जो एज है वो 50 साल से बढ़ के इंडिया की 72 साल हो गई है। हमें लगता है जनरली कि हम पहले की जो जनरेशन थी ज़्यादा जी पा रही है, बट डाटा जो है वो बता रहे एवरेज जो लाइफ है वो इंडिया की आज़ादी से पहले थी 50 से नीचे, और अभी जो है करंट 72 साल है, तो 20 साल प्लस का इजाफा तो हमने कर लिया। ये लाइफ स्पेन में इजाफा है, क्या हेल्थ स्पेन में इजाफा हुआ है, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है सबका ये रहेगा कि नहीं, कि हम हेल्दी नहीं रहे। पहले की जनरेशन ज़्यादा हेल्दी थी, चाहे वो छोटा जीवन क्यों नहीं जीती हो, पर पहले की जो जनरेशन थी वो ज़्यादा जीती थी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप देखेंगे कि हमने मेडिकल साइंस ने डेवलपमेंट से, ह्यूमन डेवलपमेंट से, मेडिसन से, सर्जरी से, वैक्सीन से हमने अपनी लाइफ को तो बढ़ा लिया है, एवरेज को, पर हेल्थ को नहीं बढ़ा पाए हैं। सो अल्टीमेटली धीरे धीरे हम बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे ज़िंदगी में
एक तरीके से प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ नई बीमारियां हमारी जिंदगी में ऐड ऑन होती जा रही हैं। सबसे बड़ा इजाफा जो हुआ था, सबसे बड़ा इजाफा हुआ जब से आपका जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर जब इंडस्ट्री बनी, तो यहाँ पे पेट भरने के लिए बड़ी जनसंख्या का, तो जो आपके सीड थे, सीड को हाइब्रिड किया गया, और हाइब्रिड किया गया और उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाला गया उगाते टाइम, और खाना प्रोसेसिंग करते टाइम भी उसमें चेंजेस आया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपने फूड हैबिट्स को, एक तो हमने क्या किया, जो उगाने का तरीका था ये और जो बीज थे उनमें चेंज किया, वो अल्टर हुए तो हमने उसको, उसके टाइम को चेंज किया। टाइम चेंज किया, खाने का टाइम चेंज हो गया, जो 6 से 7 बजे होता था अभी हमारा कोई टाइम नहीं है। इसके साथ साथ एक चीज हो, हमने फिजिकल जो वर्कआउट था, जो हमारे काम थे दिन के, फिजिकल वर्कआउट जो था वो हमारा मशीनों ने ले लिया। अब मशीन ने ले लिया तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। देखिए, मैंने एक किताब पढ़ी थी ब्लू स्पेयर के बारे में। 5 ऐसे रीजन देखे गए वर्ल्ड में, जापान को, इटली को, यूएस को मिला दिया जाए, इन सभी में 5 ऐसे रीजन पाए गए जहां लोग 100 साल से ऊपर जी रहे थे। तो उनकी लाइफ को देखा गया तो वो कोई जिम विम नहीं जाते थे, वो कोई ऐसी पर्टिकुलरली ये नहीं थे कि योगा की क्लास लेके आ रहे हैं, या उन्होंने कोई ट्रेनर रख रखा है, या वहाँ पे बहुत बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटी रहती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन स्टडी में पाया गया कि वो इंसान जो थे, वो अपनी डाइट, अपने टाइम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए डेली काम करते थे। चाहे वो 70 ईयर प्लस थे, उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, अपनी हैबिट्स में कुछ ना कुछ काम करना। और सोशल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग का मतलब है समाज के साथ वो शाम को अपना दिन में काम करके शाम को इकट्ठे हो जाते थे, चाहे फैमिली के साथ, पड़ोसी के साथ, यार दोस्तों के साथ। तो जो हैप्पी इंडेक्स था, सोशलिज्म जो था वहां पे पाया गया। हर कम्युनिटी में एक कॉमन चीज पाएगी। आज सोशलिज्म से आइसोलेशन पे चले गए हम, फिजिकल से मशीन पे चले गए, और आज तो एआई का जमाना है। टाइम हमने चेंज कर दिया, फूड को उगाने का, उसको बनाने का तरीका, उसमें केमिकल हमने ऐड कर लिए। ऊपर से ये भी देखा गया, जो सनलाइट के एक्सपोजर में रहता है, पहले सनलाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा थे, अभी सनलाइट के एक्सपोजर में कम है। पहले अर्थिंग जो थी, यानी कि धरती के टच में नंगे पैर ज़्यादा टाइम था, अभी तो ना के बराबर है। सिटी लाइफ में तो और लोग इसको हाइजीन प्रैक्टिस मानते हैं। सो दूसरा था अल्कोहल का कंजप्शन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, स्मोकिंग। और दिल्ली में तो ये करने की भी जरूरत नहीं है आज के टाइम पे, आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा हो गया है कि वो इंसानों के रहने की, इंसानों के क्या, पेड़ पौधों के रहने की भी जगह नहीं बची है वो। सो अल्कोहल, एनवायरमेंट, स्मोकिंग, पेस्टिसाइड्स, रिफाइंड ऑयल। अब ये जो लिख रहा हूँ, ये देखना कि आपकी जिंदगी में भी ये ऐड ऑन है क्या। यदि आपकी जिंदगी में ऐड ऑन है तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या कर सकते हैं। सेडेंट्री लाइफ, सेडेंट्री का मतलब है कि बैठा रहना। सीटिंग जॉब तो नहीं है आपकी। अब सीटिंग को ये माना, सीटिंग का दूसरा डेफिनेशन दिया गया है, सीटिंग इज एज इक्वल टू स्मोकिंग। सीटिंग भी स्मोकिंग करने के ही बराबर है, शरीर में नुकसान। तो ये पांचों जगह जहाँ 100 100 साल प्लस के लोग थे, बीमारी फ्री जी रहे थे, और वहां भी ये भी देखा गया, कोई हॉस्पिटल, कोई बड़े डॉक्टर नहीं थे उनके पास। उनका देखा गया कि उनकी सीटिंग नहीं थी, उनके घरों में बड़ा फर्नीचर भी नहीं था, वो दिन में 20 20 30 30 बार उठते बैठते थे। क्या आपको लगता है कि आप बिना चेयर के बैठे हैं और दिन में 20 बार 30 बार उठते बैठते हो? तो आपका जो स्पाइन है, या आपका जो हिंज जॉइंट है, जो आपका कमर से और आपकी लेग्स जो कनेक्टेड हैं, वो पेल्विक वाला जो जॉइंट है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नहीं लगता कि हम आज के टाइम पे जो जिसको हम हरियाणा में तो उकड़ू बैठना बोलते हैं, कि दोनों पैर पे आप बैठे हैं, तो 90% तो आज की जनरेशन बैठ ही नहीं पाएगी। सो फ्लेक्सिबिलिटी, सेडेंट्री लाइफ, शुगर, बॉइलिंग से हम रिफाइनिंग पे पहुंच गए, एंड फ्राइंग पे पहुंच गए।
सो यदि ये सारी चीजें हैं तो ये आपको मोर प्रोन बनाती हैं, कैंसर के नजदीक लेके जाती हैं। कैसे लेके जाती है मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी मदर सेल, एक मदर सेल थी, एक फादर सेल थी। मदर का एग था, फादर का स्पर्म था। ये इन्होंने मिलके फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करके लेडीज एंड जेंटलमैन एक नई सेल बनाई जिसका नाम था जाइगोट। ये फर्स्ट सेल है। मैं हूं, आप हैं, इस हम सब लोग इस सेल से बने हुए हैं। अब ये देखो, इस सेल में ना तो दो आंख थी, ना सॉरी, इस सेल में ना तो आंखें थी, रियली सॉरी, ना तो दो आंख थी, ना दो पैर थे, ना दो किडनी थी, और ना मेरी मदर ने मुझे एक दी, ना मेरे फादर ने एक मुझे डोनेट दी। ऐसा ही आपके साथ हुआ होगा, ना उन्होंने दी। तो इसमें ऐसी कुछ इस सेल में ही अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो पूरी बॉडी इसी से बनी है, कि इसी के पास इंफॉर्मेशन थी कितनी हाइट निकलेगी, कैसा रंग होगा, कितने आ, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, आईज कैसी होंगी, नाक कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा। तो सारी चीजें इसी में थी, इसी से ही किडनी बन गई, इसी से। तो ये डिवाइड हो के इसने ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन से पूरी बॉडी बन गई। 70 के दशक से पहले बोला जाता था बॉडी एक सिस्टम है, जैसे इंजन होता है, इसमें पार्ट लगे हुए हैं। पार्ट नहीं लगे हुए हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, देखना पड़ेगा। हम एक सेल से बने हैं जो कि माइक्रोग्राम में थी। क्या किस में थी? माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम से 100 केजी का कोई बन गया, कोई 75 केजी का बन गया। इसी सेल में ही लिखा हुआ था कि मेल जाएगा या फीमेल बनेगा, इसी सेल में ही था, एक ही सेल में। पर ये सेल के पास कुछ भी ऑर्गन नहीं थे। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो जाइगोट था ये किससे कनेक्ट हुआ? मदर के प्लेसेंटा से कनेक्ट हुआ। और मदर ने जो भी खाया, जो भी फूड हैबिट थी, साथ में जैसा वो डेली का उनका रूटीन था, वो फूड हैबिट एंड रूटीन और एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट में रहते थे। और इसमें जो इंफॉर्मेशन आई थी क्रोमोसोम्स के थ्रू, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए दादा परदादा पीछे की पीढ़ी की भी इंफॉर्मेशन, उन्होंने क्या खाया था, कैसे रहते थे। तो अब जो डीएनए है, डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जीन जो है यही कंट्रोल करता है सारी चीजों को, कैसा रंग होगा, कैसी बॉडी होगी, सारी चीजें जीन से। अब ये जीन किससे कंट्रोल होते हैं? इनसे कंट्रोल होते हैं, एनवायरनमेंट, डेली का रूटीन, फूड, इसी को हम न्यूट्रीजिनोमिक्स बोलते हैं। सो कैंसर के केस में कई बार आपसे ये पूछा जाता है पेशेंट से, कई बार क्या, मैक्सिमम, कि आपके किसी पहली पीढ़ी वाले को तो नहीं थी। अब पहले पीढ़ी वाले का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ऐसे जीन होते हैं डीएनए में जिनको बोलते हैं ओंकोजीन। ओंको का मतलब कैंसर होता है, कैंसर वाले जीन। ये होते सब में हैं, पर एक्टिवेट, जैसे आपके घर में स्विच लगा है, आपकी मर्जी है उसको ऑन करें या ऑफ करें। सो हमारा, यदि आप देखेंगे, यदि पहले से ही वो ऑन होके आया, पिछली पीढ़ी से ही, हो सकता है वो पहले से ही ट्रिगर है, तो बचपन से ही बच्चों में भी कैंसर देखा जाता है। या पहले ऑन था, हो सकता है यहाँ आते आते वो अभी ऑफ है, पर एक एज के बाद वो दोबारा से ऑन हो जाए। तो पहली पीढ़ी में किसी को था तो यहाँ पे भी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। या पहले नहीं था तो तब भी ये जीन एक्टिवेट हो सकते हैं, रेडिएशन से, पेस्टिसाइड से, मोटापे से, नेचर के कनेक्शन नहीं रखेंगे, और डाइट एंड न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा, तो इन चीजों से ये दोबारा से ट्रिगर हो सकते हैं। ये दोबारा से ट्रिगर हो सकते हैं। अब ट्रिगर हो गए तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, दैट इज इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की शक्ति। कोरोना के टाइम पे इस वर्ड से सब एक तरीके से इस वर्ड को जानते होंगे। इसमें टी सेल होती हैं। क्या सेल होती हैं? टी सेल। अब टी सेल जो होती है ये किलर सेल होती हैं।
कोई भी कैंसर की सेल मिल जाए, ये क्या करेंगी, उनको किल कर देंगे, उनको मार देंगी। अब सपोज करो आपकी इम्यूनिटी लो है, टी सेल ही पूरे नहीं है, टी सेल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो कैंसर की सेल डेवलप होती रहेंगी। आपकी बॉडी में जो मारने वाली सेल थी, किल करने वाली सेल थी, यानी कि आतंकवादी को मारने वाली जो सेना थी, वो सेना ही नहीं है, या है तो सेना के पास हथियार नहीं था। तो अल्टीमेटली क्या, कैंसर। अब ये बोला जाता है कैंसर तो सबकी बॉडी में है, किसका एक्टिवेट हो जाएगा, किसका ट्रिगर हो जाएगा, तो ये उसको क्या कर रही थी, मार रही थी। इनको बोलते हैं, एक होती है नेचुरल किलर सेल, एनके सेल, CD8+ टी सेल हम बोलते हैं। ये बेसिकली ऐसी सेना होती है जो कैंसर को की सेल को ढूंढती है और उसको रिकॉग्नाइज करती है। जैसे होता है ना, आईडी कार्ड चेक कर लिया, ऐसे ही भी आईडी कार्ड चेक कर लेती है कि भाई साहब कैंसर वाली होगी, तो उसको उसी टाइम पे शूट आउट कर देंगे और उसको मार देंगे। राइट। एक होता है मैक्रोफेजिस सेल, वो क्या करेंगी, मिल गई ना तो उसको खा जाएंगी, मतलब वो उसको अपना खाना समझ के खा जाती हैं। तो ऐसे में हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि हम सही खाना नहीं खाते, सही टाइम पे उठते नहीं हैं, और लाइक पेट हमारा खराब रहता, मोटापा हमारे अंदर है, इन्फ्लामेशन भरा हुआ है, तो हमारी इम्यूनिटी चली जाएगी डाउन। और एक सेल दो सेल स्टार्ट भी होगी कैंसर में, तो हमारी इम्यूनिटी उनको मार ही नहीं पाएगी, वो अपने आप डेवलप होती चली जाएंगी। इसलिए आज लो इम्यूनिटी है, खाने में डेफिशिएंसी है, खाने में जहर जो आ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप यदि आपने बीज किस चीज के इसके साथ उगाया, यूरिया के साथ उगाया, आप किस किस ने अपनी प्लेट में रख के यूरिया खाया है, सोचिए जरा, क्या खा सकते हो? आई थिंक नहीं खा सकते। नहीं खा सकते तो जिसको कल खाना है उसको क्यों खिला रहे हो? खाना तो उसी को है जिसको आज खिला रहे हो। पेस्टिसाइड किसने टेस्ट करके देखा है? मुझे तो लगता नहीं किसी ने टेस्ट किया होगा, क्योंकि किसी ने किया होगा तो वो 99% चला गया होगा। तो जिसको कल खाना है उसको पेस्टिसाइड पिला रहे हैं, जिसको जिसको हमने कल यूटिलाइज करना उसको हम आज जहर खिला रहे हैं। अब जहर खाए हुए को हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या आएगा, जहर ही आएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारा इम्यूनिटी, हमारी सेल, हमारे जीन पे, हमारे डीएनए को डैमेज करने के लिए अब पेस्टिसाइड है, हैवी मेटल्स हैं, ये जो स्मोक के थ्रू आ रहा है, ये डीएनए को कहीं ना कहीं से डैमेज कर देते हैं। और डीएनए डैमेज से वो जीन एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमारी सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करते थे, और हमारे या ऐसे जीन ऑन हो जाते हैं, ये अच्छे वाले ऑफ हो जाएंगे और बुरे वाले जिनको ऑन्कोजीन बोलते हैं वो ऑन हो जाएंगे। ऐसी इस तरीके से हमारी बॉडी में, और ऊपर से इम्यूनिटी कमजोर है, तो क्या होगा, सेना कमजोर, आतंकवादी ज्यादा, तो अल्टीमेटली आक्रमण ही होगा। तो ऐसे कैंसर डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी में। तो मैं आपसे ये 5-6 मेडिसिन के नाम लिख रहा हूँ जो आपको डेली लेनी चाहिए, कैंसर से बचना है। तो पहली मेडिसिन जो है, सनलाइट। जिनकी बॉडी में, एक रिसर्च ये कहती है, जिनकी बॉडी में विटामिन D3 है उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है, और उनमें चांसेस हैं, जर्नल आदमी से 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं कैंसर होने के। और प्रोस्टेट जैसी कैंसर में तो सीधा कनेक्शन पाया जाता है विटामिन D की डेफिशिएंसी। तो सनलाइट पहली मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन इज द सनलाइट, जो कि विटामिन D है एंड आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट रखता है। दूसरी है अर्थिंग, धरती का टच। दूसरी मेडिसिन है ये। आप मुझे बताओ, ये खरीद के लानी है क्या? नहीं खरीद के लानी। अर्थिंग क्या है वो, आप ये बोला जाता है, ये स्टडी में पाया गया है, यदि आदमी धरती के टच में रहता है, उसका इन्फ्लामेशन, उसका बीपी, ये कंट्रोल हो जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है बाहर निकल जाता है, और इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। जो इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो नेचुरली आपकी बॉडी की रक्षा प्रणाली स्ट्रोंग होगी। तो ये भी आपकी बॉडी को बचा सकता है ऐसी बीमारियों से। दूसरा है फास्टिंग। तीसरा, सॉरी, फास्टिंग, उपवास। पहले के लोग हर किसी के नाम से, कोई ना कोई नाम से हम उपवास रख लेते थे, और हर धर्म में उपवास की कहानी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई कोई ना कोई ऐसे त्योहार होते हैं जिसपे हम फास्ट रखते हैं। हर धर्म से जुड़ी हुई है फास्टिंग की।
चाहे आपके नवरात्रे हैं, रोजे हैं, फास्टिंग हर उसी में मिलेगी आपको, हर धर्म के थ्रू मिलेगी। फास्टिंग में होता क्या है, एक टर्म बोलते हैं हम साइंस में ऑटोफेजी, कि जब आप उपवास रखते हो तो अंदर जो डेड सेल हैं बॉडी में, बॉडी उन डेड सेल को खा जाती है, उनको एनर्जी में यूटिलाइज कर लेती है। अब डेड सेल खत्म हो जाएंगी, फ्रेश सेल रहेंगी। क्योंकि डेड सेल रहेंगी, जैसे सपोज करें ये एक सेल थी, ये डेड हो गई है, और इसकी ये हेल्दी वाली सेल है, ये हेल्दी वाली सेल है। अब ये डेड सेल जो हो गई है ना, तो ये बेसिकली करेगी क्या, ये बेसिकली आपके सराउंडिंग में जो सेल हैं, इनको, जैसे आपके फ्रूट में एक केला खराब हो जाए तो दूसरे को भी खराब कर देता है, तो इसको भी ये खराब करनी स्टार्ट करेगी। अब इनको खराब करते करते ये बन जाएगा एक ट्यूमर, यहाँ गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो अल्टीमेटली क्या है, फास्टिंग क्या करती है, ये जो मरी हुई सेलों को खा जाती है, गली हुई सेलों को रिप्लेस कर देती है। तो इसलिए एक उपवास यदि आप हफ्ते में रख सकते हैं तो वो भी मेडिसिन का काम करेगा। और इसमें एक होता है इंटरमिटेटिंग फास्टिंग। इंटरमिटेटिंग फास्टिंग, ये इसका मतलब क्या होता है, रात के खाने में, डिनर में और ब्रेकफास्ट में लगभग 14 घंटे से 16 घंटे का गैप आप कर लेते हैं। जैसे 6-7 बजे खाया और अगले दिन आप 9-10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भी डेली क्लीन होने का काम कर सकता है आपकी बॉडी में, बॉडी को ऑटोफेजी पे लेके जा सकता है, डेड सेल को निकाल सकता है। तो 3 मेडिसिन हमने अभी डिस्कस की। चौथी मेडिसिन जो है वो है टाइम, आपका खाने का और सोने का, खाने का और ईटिंग और स्लीपिंग। ये यदि आप तंदुरुस्त कर लेते हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन है वो ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे स्लीपिंग क्या करती है, जैसे ही आप नींद पूरी करते हो तो रात को ऐसे हार्मोन, ऐसी चीज़ें बनती हैं जो पूरे शरीर में घूम के देख के आते हैं, कहाँ कहाँ पे डैमेज है, कहाँ कहाँ पे गलत चीज़ें, उसको रात को रिकवर करती हैं। जिसको नींद कम आती है, जो डेली एक टाइम पे नहीं सोते या डेली अलग अलग टाइम पे सोते या फ़ोन में घुसे रहते हैं, तो उनके अंदर रात को जो रिपेयरमेंट का काम था वो कंप्लीट नहीं हो पाता, और डेड सेल बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और टॉक्सिन्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। खाने का टाइम पूरा नहीं रहेगा तो तब भी आपकी बॉडी में डायबिटीज जैसी चीज़ें, इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो कि कैंसर को बढ़ावा देती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कैंसर को बढ़ावा देती है। तो टाइम, ये आपकी क्या थी, चौथी मेडिसिन थी। पांचवी मेडिसिन है आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन, खाना। खाने के तीन ही फॉर्मूले हैं, नेचुरल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए एंड लोकल होना चाहिए। जो आपके आसपास में होता है वो बेस्ट है आपके लिए, उसी सीजन का हो, नेचुरल हो। अब आसपास में ये मत मान लेना कि बाहर तो मेरे आसपास में रेडी लगती है, वहाँ बर्गर मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आसपास में नेचर में होता है, उसी सीजन में हुआ है। और कई लोग तो क्या करते हैं, हरी सब्जी लाए उसको फ्राई कर दिया, कोई भी स्प्राउट्स बनाए उसको फ्राई करके खा लिया, उसमें उसको हाई प्रोसेसिंग कर दिया, यानी कि उसके जो औषधीय गुण थे वो खत्म कर दिए। तो ये आपकी पांचवी मेडिसिन थी। छठी मेडिसिन जो आपको लंबी आयु का वादा कर सकती है, दैट इज सोशलिज्म। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी तरीके से ही हमें रहना चाहिए। क्योंकि ये हमारी स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है। जैसे जैसे हैप्पी हार्मोन बढ़ेंगे तो हमारी बॉडी की रिकवरी, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी को डेली बेस पे रिकवर कर सकते हैं। वो हमें बहुत सारे, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और हमारी बीमारियों से रिकवरी और डेली की डेली बॉडी को क्लीन करने का भी काम करते हैं। स्ट्रेस जिसको बोला जाता है चिंता चिता के समान है। कोर्टिसोल लेवल हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा, सूजन बढ़ेगी, वहाँ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम होगी, धीरे धीरे वो ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट होगा और वहाँ से हो सकता है कैंसर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो। और छः तो ये हैं, सातवीं जरूर ऐड ऑन करूँगा, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। ये भी आपका जो डाइट से खोया हुआ औषधीय गुण है उसको पूरा करता है, जो आपके खोई हुई चीज़ें हैं उसको पूरा करते हैं, जिसमें
A9 ओंको एक स्पेशल प्रोडक्ट है कैंसर प्रिवेंशन, और किसी को हो भी गया है तो कैसे यूटिलाइज करना उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये 6+1 का फॉर्मूला आप अपना सकते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, टाइम से उठिए, टाइम से खाना खाइए। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि बाहर मुझे अच्छा नहीं मिलता, मैं तो ट्रैवल में रहता हूँ, क्या खाना चाहिए? कभी कभी मुझे तो कुछ अच्छा ऑप्शन मिलता ही नहीं है, तो मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, खाना तो पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उस दिन ये मान लीजिए वो आपका उपवास है। ना खाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है गलत खाने से। आ, एक दिन ना खाए बिना आप मर नहीं जाएंगे। पानी पिए दबा के, थोड़ी सी भूख लगे पानी पी लीजिए। जब आपको अच्छा ऑप्शन मिले तभी आपको खाना चाहिए। आपकी बॉडी में फास्टिंग एक मेडिसिन हो जाएगी, और एक तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट उसमें मिलेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक प्रोडक्ट हमारे पास है जिसको मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो हमने बात की, एजिंग के अनुसार भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, डीएनए डैमेज हो जाता है, जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, जो कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। टबैको अल्कोहल का कंजप्शन रिस्क को बढ़ाता है। प्रोसेस फूड, लो फाइबर, पेट को खराब रखेंगे, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, उसमें भी एनवायरनमेंट फैक्टर, और जितने भी आपके टॉक्सिन्स आ रहे हैं, चाहे पेस्टिसाइड था, कुछ भी चीज़ें थी, एनवायरनमेंट पोल्यूशन से आ रहा था, जेनेटिक्स, आपके पहले से ही तो जीन एक्टिवेट नहीं हो गए, फैमिली हिस्ट्री, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस का है, एचआईवी का है, एचपीवी का है, जो हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर बना देते हैं, और हमारी कैंसर मोर बॉडी को मोर कैंसर प्रोन बना देते हैं। यूवी रेडिएशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है, कार्सिनोजन, ऐसे सबस्टांस जो कैंसर को इंड्यूस कर सकते हैं उनको कार्सिनोजन बोलते हैं। स्ट्रेस है, ये चीज़ें हैं जो आपको कैंसर के मोर प्रोन बना देती हैं बॉडी को। और लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे डाइट 30 से 35% काम करती है। इसमें 30 से 32% दूसरा रीजन पाया गया है टबैको का, 3 से 4% अल्कोहल, और वायरस से 10%, एनवायरमेंट पोल्यूशन से 2%, फैमिली हिस्ट्री 2%, फूड एडिटिव 1%। ये एक तरीके से बांटा गया है कि लाइक कि कैंसर कैसे कैसे कौन से फैक्टर ज़्यादा वो है। सबसे ज़्यादा तो आप देखेंगे AQI इंडेक्स, स्मोकिंग, टोबैको का यूज़ करना, और सेडेंट्री लाइफ, और हाई कैलोरी फूड खाना, लो न्यूट्रिशन फूड खाना, ये सबसे बड़े रिस्क होते हैं। जैसे कि स्टेज बोली जाती है कैंसर की, अर्ली स्टेज हो जाती है पहली स्टेज, जिसमें ना ट्यूमर का जो छोटा सा मास कहीं बॉडी में बन जाता है, पर वो कहीं दूसरे पार्ट में, अदर टिश्यू में फैला नहीं होता। उसको हम अर्ली स्टेज बोलते हैं, पहली स्टेज बोलते हैं। और ये सेकंड स्टेज में बढ़ जाता है, जिसको हम लोकलाइज, उसी एरिया को इन्फेक्ट कर देता है, जिसको लोकलाइज कैंसर बोल देते हैं। कैंसर हैज स्टार्टेड अफेक्टेड नियर बाय टिश्यू, वो दूसरे नज़दीक पड़ोसी को दुखी करना स्टार्ट कर देगा, पड़ोस वाले टिश्यूज को। यहाँ पे था तो ये यहाँ पे जो टिश्यू था इसको भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट, यानी कि लोकल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे नहीं रोका गया तो ये लिम्फ नोड पे जाएगा, स्प्रेड होगा, कैंसर अफेक्ट मोर देन, ये दूसरे टिश्यूज की तरफ बढ़ेगा। सो एक से दूसरी, ये तीसरी स्टेज बोली जाती है, और इसकी भी ग्रोथ साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, फैलना भी स्टार्ट हो जाता है, और इसकी भी ग्रोथ बड़ा होना स्टार्ट हो जाती है। सो चौथी स्टेज में हो जाता है ये, यहाँ से बढ़ के जहाँ पे ये फैला था यहाँ पे भी इसने एक सेल ट्यूमर बना लिया, इसने यहाँ पे भी डैमेज कर दिया, मल्टीपल ऑर्गन्स पे जाके डैमेज होना स्टार्ट हुआ। इसको बोलते हैं एडवांस स्टेज, और डिस्टेंस स्प्रेडेबिलिटी चौथी स्टेज जनरली बोलते हैं, और मेटास्टैटिक इसको हम मेडिकल की भाषा में बोलते हैं। सो ये 4 स्टेजेस में होता है। ये वाली पता नहीं लगती, ये वाली भी ज़्यादा पता नहीं लगती, यहाँ पे जाके यहाँ से सिग्नल देना स्टार्ट हो जाती है बॉडी, यहाँ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ तो वर्नेबिलिटी है। सो इसको मैं लास्ट में कंक्लूजन उसमें डिस्कस करूंगा कि किस स्टेज में कैसे कैसे आपको क्या करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चीज़ें हर हर किसी के घर में यूज़ होती रही हैं। ये आज के टाइम पे मान के चलिए ये कैंसर का ही फूड है, ये कैंसर को बढ़ावा देने वाला फूड है। यदि आप भी यूज़ करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वोल ग्रेन मल्टीग्रेन की तरफ बढ़ें,
और मैदे मैदे को भी क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्राई करके खाते हैं, और भी ज़्यादा आपको क्योंकि फ्राइंग ऑयल से और ज़्यादा केमिकल बढ़ गया है, फ्राइंग ऑयल से हार्ट की भी प्रॉब्लम बढ़ गई है, इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ेगा। तो शुगर को भी कट डाउन कीजिए, मैदे को भी कट डाउन कीजिए, और वाइट साल्ट को भी कट डाउन कीजिए। स्मोकिंग का मैं बता ही चुका हूँ कि सबसे डाइट और उसके बाद स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण बनता है। और पैसिव स्मोक यदि आप अपने घर में अंदर कर रहे हो, आपके बच्चे हैं, तो जरूर मैं आपसे करूंगा, एकदम से आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बच्चों को जरूर बचाइए कि आप एक एकांत में जाके, एक अलग एरिया में जाके इसको ऐसी चीज़ों को यूज करें। सेलुलर डीएनए डैमेज होना, टीलोमर शॉर्टनिंग का मतलब होता है ये आपका क्रोमोसोम्स था, इसके जो कैप वाला पोर्शन होता है ये उम्र के साथ घट जाता है, और यही एक सेल से दूसरी सेल बना नई सेल बनाता है। तो ये कम हो जाएगा तो तब भी डेड सेल होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और वहां से भी कैंसर डेवलप हो जाता है। एपिजेनेटिक्स चेंज का मतलब है आपके जीन में, आपके डाइट से, या कोई बाहर से कोई केमिकल आया है उसने कोई ट्रिगर कर दिया, उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। सेलुलर सेनेसेंस, मरी हुई जो सेल है, जोम्बी सेल बोलते हैं, जो दूसरी सेलों को, हेल्दी सेलों को खराब करके कैंसर बना देती हैं, तो वो भी एक रीजन पाया जाता है सेल लेवल पे। सो मैक्सिमम टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए वाइट शुगर, सोडा ड्रिंक, स्मोकिंग, और आपको करना चाहिए इंटरमिटेटिंग फास्टिंग, अच्छी स्लीप आपको लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अच्छे से पानी पी के कलर फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा सीजनल ज़्यादा खाने चाहिए आपको। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो हमारे यूज़ होते हैं जनरली, वेजिटेबल हैं, गार्लिक है, टमाटो है, हल्दी है, नट्स हैं, बेरीज हैं, सो जो एंटी कैंसर में रोल प्ले करती है। यहाँ पे मैं 4 प्रोडक्टों के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, यदि किसी को है तो कॉम्बिनेशन में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और यदि आप बचना चाहते हैं तो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसकी बहुत सारी टेस्टिमनी आप बहुत सारे लोग मेरे पास भेजते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स एंड डबल ए ओ नेचुरल कॉम्प्लेक्स जो है, ये इसमें खास इसको बनाते हैं। A9 ओंको जो है बेसिकली इसमें, A9 ओंको यानी कि एस्टोनिया 9 ऐसी नेचुरल हर्ब्स जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखती हैं वो इसमें डाली गई है। उनके मैं उनको वन बाय वन ऐसे इस तरीके से बताऊंगा, हो सकता है आपने अभी तक नहीं सुना हो कैसे काम करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बॉडी में काम कैसे करती हैं। देखिए, एप्टोप्सिस वर्सेस कैंसर। एप्टोसिस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज सेल डेथ। सेल पे लिखा था यहां तक वो पहुंचेगी, वहां से आगे मर जाएगी। यदि वो मरे ना, वहां पे जाके प्राण ना त्यागे, और वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाए, कंटिन्यू सेल डिवाइड होती जाए, और वो कंट्रोल में ना रहे, तो उसको बोल देते हैं कैंसर। और एप्टोसिस, यदि वो ऑर्गेनाइज सेल, जब उसका डीएनए डैमेज हो चुका है, तो वो अपने आप को टर्मिनेट कर दे, वो अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड वेफुल उस पे लेके जाए, डेथ पे लेके जाए, तो अल्टीमेटली आप मान के चलें कि भी एप्टोसिस जो है वो एक प्रोसेस है बॉडी का, जो सेल को मरने का और उसको कितना जीना है उसको उसको कंट्रोल करता है, यानी कि एक्सेलेरेटर और ब्रेक का काम ये करता है। यदि ये ना हो तो सेल कैंसर में हो सकती है। तो एप्टोसिस को कंट्रोल करने का काम जो करता है यहाँ पे, इसका जो फॉर्मुलेशन है इसमें गैनोडर्मा, लाइकोपिन, बेसिल एंड मैंगोस्टीन, ये 4 चीजें ऐसी हैं इस फॉर्मूला में जो सेल की प्रोग्राम डेथ को अलाइन करती हैं। प्रोग्राम डेथ अलाइन का मतलब एक ही है कि ये आपकी सेल को कैंसर सेल में डेवलप होने से रोकती हैं। तो अब किसी की बॉडी नॉर्मल है, आप सपोज करें कोई ये बोल रहा है कि जी मुझे तो कैंसर नहीं है, मैं ये 9 को क्यों खाऊं। भाई साहब, यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आप बाहर रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आपको अपने आप को ऐसा डिफेंस सिस्टम तो देना पड़ेगा ना, कि जो आपके कैंसर सेल को डेवलप होने से रोके। सो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो वेलनेस के पर्पज से भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। यदि आप 35-40 हो गए हैं, आपकी बॉडी में एजिंग का इफेक्ट आ रहा है, आपकी में डेफिशिएंसी है, या ऐसी हिस्ट्री है जो पहले की जनरेशन में, मदर फादर में या दादा परदादा में किसी के पास थी, हो सकता है आपकी बॉडी में भी वो वाली चीजें हैं जो
कल को डेवलप ना हो जाए। सो ये एप्टोसिस को इंड्यूस करती है चारों हर्ब्स मिलके, ऐसे करके कैंसर से बचाती है, एंटी कैंसर का रोल प्ले करती हैं। एंटी एंजियोजेनोसिस, इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्यूमर था ना, जो ये ट्यूमर बना है, ये ट्यूमर अपनी सप्लाई भी तय कर लेता है, ये एक खून की नली बना देता है। जैसे एंजियोजेनेसिस, एंजियो का मतलब क्या होता है, जैसे एंजियोग्राफी होता है ना, हार्ट की जो ब्लॉकेज थी उसको खोलने के लिए, यानी कि ऐसी ब्लड की कैपिलरी, इसको एंजियो का बोलते हैं, ब्लड कैपिलरी, ब्लड की पाइप जो पतली वाली, ये ट्यूमर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देती है, जिससे ट्यूमर ग्रो करता रहता है, राइट। एंटी का मतलब इसको काट देती हैं। कौन सी ऐसी चीजें, ग्रेपसीड, करक्यूमिन एंड जिंजर का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये ट्यूमर की सप्लाई को काट देते हैं। अब सप्लाई ही नहीं बचेगी तो क्या होगा, ये बड़े वाला जो ट्यूमर था ये सिकुड़ के छोटा रह जाएगा, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंटी एंजियोजेनोसिस। सो ग्रेपसीड, करक्यूमिन और जिंजर, जो कैंसर है भी बॉडी में, उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसकी उसकी उसको कट कर देते हैं, और जिससे ट्यूमर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। सो इसका ये भी इफेक्ट है इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन का। इसके साथ है इम्यूनोमोडुलेटर वर्सेस कैंसर। मैंने बताया था कि आपकी बॉडी में यदि इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो कैंसर सेलों को किल कर सकती हैं, डेली बेस पे उनको हटा सकते हैं बॉडी से। टी सेल, जो CD8+ टी सेल जो है, किलर सेल बोला जाता है, ये नेचुरल किलर सेल है। NK सेल जो होती हैं, ये भी इम्यूनिटी के में ही आती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं, ढूंढती हैं उनको और उनको मार देती हैं। मैक्रोफेजिस क्या है, उनको ढूंढ के खा जाती हैं और डाइजेस्ट कर जाती हैं। ऐसे करके नेचुरल जो इम्यूनिटी है हमारी, कैंसर से हमारी रक्षा करती है, हमारे कैंसर को हमें बचाती है। सो इसके लिए आपका जैसे मैंगोस्टीन है, हल्दी है, ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट है, ग्रेप सीड है, तुलसी है, ये सारी चीजें क्या है, इम्यूनिटी को स्ट्रोंग कर रही है, हमारी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट कर रही हैं। सो इस तरीके से ये कैंसर को प्रिवेंट करने का काम करती हैं। सिनोलाइटिक इफेक्ट वर्सेस कैंसर, ये क्या होता है? सिनोलाइटिक का मतलब है डेड सेल जो मैंने बताई थी, जो अच्छी सेल जो थी, अच्छी सेल जो थी, आ, ये जैसे अच्छी सेल हैं, इनमें अंदर जो डेड सेल हैं, इनको निकालने का, निकाल के इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, यानी कि जोम्बी सेल को मारती हैं। जोम्बी सेल यदि मरेगी तो आपकी दूसरी सराउंडिंग जो सेल है जिनको वो खराब कर सकती थी, वो बचना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें ये पांच चीजों का कॉम्बिनेशन इसको सिनोलाइटिक इफेक्ट देता है, मरी हुई सेलों को बाहर निकालता है और बॉडी को साफ सफाई करने का काम करता है, कि वो दूसरे ऑर्गन्स को या टिश्यू को हानि ना पहुंचाए, डैमेज ना पहुंचाए। करक्यूमिन, जिंजर, ग्रीन टी, मैंगोस्टीन एंड पाइपरीन मिलके सिनोलाइटिक इफेक्ट देते हैं। इस तरीके से ये एंटी कैंसरस प्रोडक्ट है। आप इसको कैंसर से बचने के लिए भी यूज कर सकते हो गया है तब भी यूज कर सकते हो, किसी भी स्टेज में यूज कर सकते हो। 3 से 4 घंटे का आपने जो दवाई कीमो में चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसको यदि आपने 3 से 4 घंटे का गैप कर लिया तो ये आपके करंट ट्रीटमेंट को भी बढ़ा देगा। जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बॉडी झेल पाएगी, और उस ट्रीटमेंट के कारण जो आपकी बॉडी में डैमेज हो रहा है उस डैमेज को भी मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी की फाइट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आप इसको दोनों प्री एंड पोस्ट एंड ड्यूरिंग इलाज भी, बचने के लिए भी हो गया है, इलाज के टाइम पे भी, और जिसने इलाज करवा लिया वापस ना शरीर में आ जाए उनके लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। बस ओनली आपने नंबर का ध्यान रखना है। यदि आपको लगता है कि यार मैं 40 का हो गया हूँ, मेरी इम्यूनिटी बार बार में मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, तो डेली एक कैप्सूल आप एड ऑन कर सकते हो। 3 महीने तक खाएंगे तो आपकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी सिनोलाइटिक इफेक्ट आपका बढ़ेगा, डेड सेल जो है कैंसर में कन्वर्ट हो सकती थी, दूसरी सेलों को खराब कर सकती थी, वो बाहर निकल जाएंगी। यदि हो गया है तो आप जिस स्टेज में है उसी स्टेज के हिसाब से, जैसे सेकंड स्टेज में है तो 2-2 कैप्सूल आप 3 टाइम स्टार्ट कर दें, 3-3 कैप्सूल 3 बार भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। सो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अब सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन इसमें मैं जो मानता हूं,
जिसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन इसमें एसबीटीसी जूस 2 बार, 3 बार ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो उनकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 3 बार ये, 2 बार वो, और दिन में 2 बार कैल मैगडी, कैल्शियम मैग्नीशियम D3 की टैबलेट। और साथ में क्रिल, यदि आप क्रिल दे देते हैं तो सेल की जो आउटर लेयर है, जो सेल का जो बाहर का प्रोटेक्शन लेयर है, उसको क्रिल एक तरीके से स्ट्रोंग करता है कि हर सेल को बचाने का काम करता है कि बाहर से डैमेज से बचे। तो इस तरीके से बैरियर को भी वो कंट्रोल करेगा, प्रोटेक्ट करेगा सेल को, और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ा देगा बॉडी में। तो मैं बोलूँगा कि एसबीटीसी जूस 2 टाइम, A9 ओंको 3 टाइम, कैलमैगडी, कैल्शियम मैग्नीज 2 बार एक एक, ये अकॉर्डिंग टू आप प्लान कर सकते हैं। एंड साथ में आपने इसके देना है A9 क्रिल, क्रिल 1, 2 एक एक ये ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैं तो ज़रूर बोलूँगा जैसे एसबीटीसी और आपको A9 को जर्नली भी ले लेना चाहिए साल में 1-2 बार, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर है 30 के बाद। तो उस तरीके से आप अपने आप को वेलनेस में जा सकते हो। इलनेस के केस में वेरी करेंगे, कॉम्बिनेशन भी, डोजेज भी। सो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी है इस फॉर्मुलेशन में, जो चीज़ें डली हैं जो सेल को प्रोटेक्ट करती हैं, डैमेजेस को कंट्रोल करती हैं, कैंसर सेल के प्रिवेंशन में प्रिवेंट करती हैं कैंसर सेल की ग्रोथ को और स्प्रेडेबिलिटी को। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। जो मैंने जो जो चीज़ें बताई वो साइंटिफिकली जो मैंने बताया इसके एविडेंस भी हैं। आप इसके एविडेंस को भी पढ़ सकते हैं, जो चीज़ें डाली गई हैं कैसे वो कैंसर जैसी सेल को या कैंसर में लंबे टाइम से यूटिलाइज, और फार्माकोपिया में भी और इन ट्रायल्स में भी, इन विट्रो क्लिनिकल ट्रायल्स में भी प्रूवन हर्ब्स है इनके। मैंने कुछ रिसर्च की जो फाइंडिंग है वो उनका इस स्लाइड में लगाया हुआ कि आप इसको आराम से यदि और इंटरेस्टेड है तो इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे ये हर्ब्स किस किस तरीके का कीमो प्रोटेक्टिव रोल, जैसे ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट रोल प्ले करता है, एंटी कैंसरस है, कीमो प्रिवेंटिव पोटेंशियल है। और साथ में आप देखेंगे ग्रीन टी में पाया जाने वाला कैटेजिन है जो वो भी एक तरीके से रिड्यूस द रिस्क ऑफ वुमेन कैंसर, कैंसर के रिस्क को और प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर में हेल्प करता है। तो जो हम बात बोल रहे हैं वो मैं सिंपल तरीके में समझाया आपको, बट वो साइंस ने प्रूवन चीज़ें, मैं अपने मन घड़त बातें नहीं बोल रहा आपके साथ। और बहुत सारे लोग आज हम सुनेंगे भी ऐसे लोगों से जो ये कैप्सूल आपको वेलनेस के लिए मैंने बताया, पर दो 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 तीन 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 तक आप यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। जैसे किसी ने इलाज करवा लिया तो एक सुबह एक शाम को वो ले सकता है कि भाई वापस से बॉडी में ना आए। किसी को लगता है मेरे पेरेंट्स में था तो महीने साल में 3 3 महीने आप एक एक कैप्सूल यूटिलाइज करें। आपको डायग्नोस हो गया तो डॉक्टर ने जो 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया उससे पहले 2 2 3 दिन स्टार्ट कर दीजिए कि आधी तो वैसे ही तब तक जाते जाते कंट्रोल हो जाए। और हमेशा याद रखें, शुगर और कार्ब और रिफाइंड ऑयल ऐसे लोगों का तभी बंद कर दें जब पता लगे। शुगर, मैदा, रिफाइंड ऑयल, दूध से बनी हुई चीजें ये एकदम से कट ऑन कर दे। धूप, धरती, टाइम, अच्छी नेचुरल डाइट, सोशलिज्म, इन सारी चीज़ों की तरफ उसको लेके जाएं तो और ज़्यादा रिकवरी के चांसेस हो जाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ से मैं यही आना चाहूँगा वापस से। बहुत सारे लोग जो इसको यूज़ कर रहे हैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा। कोई अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहेगा तो डेफिनेटली।
पाटिल सर, सुशील पाटिल सर ने हैंड रेज किया है, मैं जानना चाहूँगा। सुशील पाटिल सर, आपका स्वागत है, क्या शेयर करना चाहेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पाटिल सर, यदि आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप अपने शेयर कर सकते हैं, जो भी बात शेयर करना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। संदीप तिकड़े सर हैं, संदीप सर की तरफ जाने चाहेंगे। संदीप सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मैं समाज नगर से बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर। हाँ, मैं एस्टोनिया की टोटल प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। मेरे को बहुत यानी बहुत बढ़िया महसूस कर रहा है सर। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं घुटने दुखी से परेशान था जी। सर। अभी मैं एकदम ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया है एकदम। अरे सर, मेरी घुटने दुखी एकदम एकदम ओके हो गई सर। और मेरा वेट भी 10 केजी माइनस हो गया है। वाह सर, आपने जॉइंट्स के प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लगभग 70+ प्रोडक्ट हैं और सबके अपने अपने टेस्टिमोनियल रिजल्ट आ रहे हैं। बट मैं आज ये जानना चाहूँगा, A9 ओंको का यदि आपके पास कोई रिजल्ट है तो ज़रूर हमें हमारे साथ शेयर करें, कोई टेस्टिमनी है तो। आप म्यूट हो गए हैं सर। मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, कोई अपनी कहानी बताना चाहता है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैंने ऑन कर दिया है। अरविंद सर की तरफ जाना चाहूँगा। अरविंद सर अपना अरविंद सर, संदीप सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर गुड इवनिंग सर। सर 19 जनवरी 2025 को एक थायराइड कैंसर का पेशेंट आया था मेरे सामने। 30 साल की लेडी थी और अभी लगभग लगभग 80% क्योर हो चुकी है। और हमने उनको दिया है SBTC 50 ml 2 टाइम्स एवरीडे 1। और आपका दिया A9 उनको 3 3 टैबलेट 3 बार दी। साथ में आपका कैलमेक डी भी दिया और वुमेन वन भी दिया। तो इसका मार्वलस रिजल्ट है सर। अभी बल्कि वो हमारे प्रोग्राम पर है। परंतु होप सो क्या बोलते हैं 1 2 महीने बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं तो वो सर्जरी के लिए जा रहे थे, सर्जरी से रिवर्ट आई है। ओके तो ओके। ये अब हमारे हमारे प्रोडक्ट का साथ अभी मार्वलस भी, रिजल्ट है। हमारे साथ हैं अभी भी। हाँ, वो नहीं, इस समय लाइन पर नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं रखूंगा उनको, लाइन पर रखूंगा। ओके 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 ओके। राइट है, थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम अरविंद सर, सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आप और अरविंद सर ने भी बताया कि भी इनके एक पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आया। कोई और भी यदि बताना चाहता है तो मुझे चैट बॉक्स में लिखे, मैं आपको स्पॉटलाइट कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ किस किस का आ रहा है। मैं ज़रूर आपके पास पहुँच रहा हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। मेरे पास राज करके हैं। राज की तरफ जाना चाहूँगा। राज साहिल सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने 4 स्टेज लंग्स कैंसर था, उनको एन के प्रोडक्ट दिए थे। उनके लंग्स में गांठ थे, वो उनको
एलोपैथी डॉक्टर ने छोड़ दिया था कि अब हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं होगा। तो उनको हमने पहले 1 महीने एसबीडीसी लियो दिया था, फिर सिर्फ क्लीनिंग के लिए, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। पहले मंथ में दिया तो उनको खाना वगैरह वो कुछ नहीं खाते थे, उनसे उनका डिटॉक्सिफिकेशन वो खाना खाने लगे। और दूसरे मंथ उनको हमने एएनएन उनको और कैंसर का जो किट है वो सब दिया। तो उससे उनकी भूख भी बढ़ गई और उनका कैंसर भी रिवर्स हो गया। अभी वो चलते फिरते हैं, अपने घर का सब पानी भरते हैं। और अभी पूछ रहे कि मैं भी काम पे जाता हूँ, घर पे मैं क्या करूँ। ऐसा बढ़िया रिजल्ट आया है सर। राइट राइट, कहाँ से बोल रहे हैं राजा साहिल साहब? सर मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूँ। कोल्हापुर से बोल। कोल्हापुर में रिजल्ट आया ओके है ये सर। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ग्रेट साहिल सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जो भी आपकी वैल्यूबल फीडबैक रही, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। थैंक यू सो मच साहिल सर। यस सर, धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाए, जैसे भगवान ने जैसे प्रोडक्ट बनाए वैसे आपके बढ़िया प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट आपके बोलते हैं और लोगों से हमें आशीर्वाद मिलते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू साहिल सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो मैं चैट बॉक्स का पिटारा खोल रहा हूँ, मुझे कोई और भी यदि मिलेगा। मैंने व्हाट द बेनिफिट अरुण गुड लर्निंग सर्वाइव कोड में। हैतल मैम की तरफ जाना चाहूँगा, उन्होंने भी मेरे को मैसेज लिखा है। हैतल मैम की तरफ जाना चाहेंगे हम। हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ओपन है। हैतल मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर मैं एक बहुत करीब है मेरे एक व्यक्ति, उनका टेस्टिमनी शेयर करना चाहूंगी। 80 इयर्स प्लस की एज है। 9 सितंबर के करीब डिटेक्शन, ब्रेस्ट कैंसर, और स्प्रेड हो चुका था, काफी स्प्रेड हो चुका था। तो एज और वजन 38 kg था। तो वैसे ही अनफिट फॉर सर्जरी, अनफिट फॉर कीमो, अनफिट फॉर रेडिएशन। और वही अच्छी चीज हो गई कि हमने उनको A9 ऑन्को दिन की 6 कैप्सूल कैलमैग, SBTC 30-30 ml और लिवोवन ऐड किया था। सर एग्जैक्ट 9 दिसंबर को उनके ऑन्कोलॉजिस्ट ने उनको दोबारा देखा, और विद इन 3 मंथ्स वो जो गांठ थी ना सर, वो पूरी बोलते ना 50% से ज्यादा गल चुकी है। वो खुद सर्जन ने बताया। और पेशेंट इज फिट, उनका वजन 2.5 किलो के करीब बढ़ा हुआ है, एपिटाइट इम्प्रूव हुआ है, और वो अपना रूटीन जिंदगी जी पा रहे जैसे वो पहले जी रहे थे। थोड़े दिन तक डिटेक्शन के वक्त वो डिस्टर्ब थे, बट बाद में वो रूटीन की अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से नॉर्मली जी पा रहे हैं। और वाह। बहुत अच्छा। देखिए, कैंसर के केस में ये बोला जाता है, यदि किसी पेशेंट का वजन गिर रहा है और आपने बढ़ा दिया, तो इसका मतलब यही है कि वो रिकवरी की तरफ आप लेके गए हैं, क्योंकि आपने अगेंस्ट उसके जाके काम किया है, तभी बॉडी ने अपना वेट बढ़ाया। तो ऐसे में ये भी एक साइन होता है रिकवरी का, कि किसी का पेशेंट का वेट गिर रहा था, आपने बढ़वा दिया अपने, यानी कि आपके लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं उससे यदि वो वेट गेन कर पा रहा दोबारा से, इसका मतलब है वो कैंसर पे आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। हाँ हाँ। और सर फाइबर ऐड किया था और हाई फाइबर फूड ऐड किया था। फूड पे भी उनके वर्क किया था, बहुत अच्छा। मीन्स सर वो उम्मीद भी नहीं थी कि इतना क्विक रिजल्ट मिलेगा। सर ये तो जो मैं मॉनिटर कर रही हूँ वो बता रही हूँ, बाकी टीम में तो सर हर दिन हमारे पास रिजल्ट कोई ना कोई अलग अलग लोकेशन से आ ही रहा है। सर एक सिर्फ ऐड करना चाहूंगी, इफ यू परमिट।
जी मैम। A9 ऑन्को सर हमें कैंसर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बट उसके अलावा कोई भी डीप घाव हो, कोई भी सोराइसिस हो, सर हमें उसमें 100% रिजल्ट मिल रहा है। सोराइसिस तो ऐसा है कि लोग कहते इसको ठीक करके बताओगे, इसको ठीक करके बताओगे, तो हम कहते भाई हाँ इसी को ठीक करके बताएंगे। एंड लिटरली सर हमें महीने 1.5 महीने में सोराइसिस गायब होता हुआ नजर आ जाता है। इतने अच्छे रिजल्ट है। परसों ही सर एक मीटिंग में पेशेंट आए थे, वो शेयर करने के लिए आए थे केवल, कि देखो मुझे इतना अच्छा फर्क मिला है। मीन्स वो डॉक्टर को बोले थे कि मैं आऊंगा, आप मैं बताऊंगा लोगों को। तो सर A9 ऑन्को इज मैजिक। राइट मैम, यानी कि इम्यूनोमोडुलेटर और इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने में भी हेल्प करता है, जो कि हमने डिस्कस भी किया एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में। तो लाइक इसीलिए वो सोराइसिस जैसी कंडीशन को भी हील कर पा रहा है। थैंक यू सो मच हैतल मैम। हमारे साथ एक पेशेंट भी है जो खुद रिकवर किए हैं। मैं चाहूँगा उनको इनवाइट करना। आर्ध हिंदू कुंडू सर, यदि मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो माफ़ी दीजिए। आपका स्वागत है सर। नहीं नहीं सर, कोई, हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं। सुनाई दे रहा है सर? जी सर। हाँ, मेरा नाम अर्धेंदु कुंडू है। आप मेरा अपनी वीडियो हिंदी ऑन कर सकते हैं क्या? रुकिए, वीडियो खोल देगा उनको। वीडियो वीडियो ऊपर है। अच्छा। जी सर। आ, सर, सर, सर नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ हाँ। आ, 2-3 दिन पहले आपसे मैं मिला। आपने शायद देखा नहीं मेरे को, वो कलकत्ता के प्रोग्राम में, शोल प्रोग्राम में नहीं, मुझे मैं था अभी उधर। थोड़ा सा फेस याद आ रहा है। यस हाँ हाँ हाँ। प्लीज प्लीज कुंडू साहब, आप तो बताएं क्या आपको क्या। हाँ, जी। तो मैं तो मेरा मदर लैंग्वेज बंगाली है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने के लिए। मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा सा है, तो मैनेज कर लीजिएगा सर। जी सर। तो मुझे मैं यूरानली ब्लैडर कैंसर का पेशेंट हूँ मैं खुद। तो मुझे 2024 जनवरी 5 को मेरा ऑपरेशन हुआ था कलकत्ता में। तो उसके ऑपरेशन के एक एक हफ्ते बाद मालूम चला मेरे को कैंसर है। तो फिर वापस टाटा में गया मेरे मार्च में। तो उधर 6 महीना मैं उधर रहा, और उधर फिर से उन्होंने सर्जरी किया। तो और उधर आके बोला कि लाइफ टाइम के लिए आपको चेकअप में रहना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे बीसीजी दिया गया था, बीसीजी, यूरानरी ब्लैडर कैंसर जो होता है यस। उसका बीसीजी। तो बीसीजी मुझे 27 लेने को लिए बोला था। तो बीसीजी में जब जब लिया था तो तब तब मेरे को खून आ रहा था, और पेशाब से खून आ रहा था, और बहुत बहुत तकलीफ हो रहा था। तो मैंने जीने के लिए सोचा ये तकलीफ मेरे को सहन करना पड़ेगा। तो मैं सहन करता चला गया, और 14 इंजेक्शन के बाद मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ कि इतना साइड इफेक्ट हुआ, डॉक्टर ने बोला जे तुम मत लो, इंजेक्शन के लिए तुम मर जाओगे, तुम अभी मत लो, इतना तकलीफ में मत लो। तो मैंने लेना छोड़ दिया। मैंने बोला क्या इसका और कोई सोल्यूशन और ट्रीटमेंट है? उन्होंने बोला नहीं है, अभी आप चेकअप करो। तो तब मेरा रिपोर्ट नेगेटिव था, मगर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मुझे एस्टोनिया का वो अभिजीत दत्त से मिला, अरिजीत दत्त से मिला। तो उन्होंने सारा मैम से मिला, तो उन्होंने मेरे को ये योंग फ्यूएल और A9 ऑन्को दिया मेरे को। तो मान लीजिए सर, 1 महीना नहीं, मेरे को 10-15 दिन बाद अचानक मेरे से ऐसा लगा मेरे को कि मान लीजिए वो अभी हमारा एज है 37। तो मुझे लगा मैं 20 में पहुंच गया, और मेरे में एक आलादा रिएक्शन हो रहा था कि मेरा मेरा इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो रहा था।
मुझे नेगेटिव जो थॉट आ रहे थे वो आस्ते थोड़ा थोड़ा घट रहा था। ऐसा मिराकल जैसा हो रहा था, तो मुझे इतना मजा आया। तो मुझे लगा, तो मैं ठीक हो गया उसी टाइम। तो आज 3 या 4 महीना हो रहा है मैंने योंग 12 और ओंको A9 ले रहा हूँ। और अभी जब मैं 3 महीना अंतर टाटा में जाता हूँ और चेकअप भी करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मुझे देखना है कि मेरा रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो टाटा में अभी सितंबर को मैं जब गया, तो उधर जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका इतना बढ़िया रिजल्ट जो पहले रिजल्ट था उसके भी ये जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया है। आपका जो वो ब्लाडर था उसमें जो प्रॉब्लम था, कुछ कुछ प्रॉब्लम नेगेटिव था, कैंसर नेगेटिव था, मगर जो प्रॉब्लम था थोड़ा बहुत वो अब कुछ नहीं है। और डॉक्टर ने बोला आपका डबल ओके। तो मैं तो खुशी खुशी चला आया। तो मैं एस्टोनिया में आके खुश हूँ, मगर मेरा मुझे बिजनेस बिजनेस के लिए मुझे कोई ये नहीं था कि बिजनेस करना है। मगर मुझे देख के मेरे इलाके में सब लोग आके मेरे से प्रोडक्ट खरीद रहा है, मैं करना नहीं चाहता, मगर वो लोग आके बोल रहे हैं कि अर्धेंदु आप आयुर्वेदिक में आके कौन सा प्रोडक्ट लिया जो आपका इतना बढ़िया रिजल्ट हुआ, तो हमको भी दीजिए। हमारा इधर गांव में, हम गांव में रहते हैं, गांव में 3 कैंसर का पेशेंट है, मुझसे ऑन्को A9 लेके जाता है, वो अभी ठीक है। तो मुझे खुद अमेजिंग अमेजिंग। आ, लाभ हुआ। तो इसके रिगार्डिंग वो मेरे आसपास लोगों को भी लाभ हुआ, और मुझे अभी मेरा कोड है, मैं अभी पैसे भी कमा रहा हूँ। तो ये तो बहुत बढ़िया, मेरे को खुशनसीब है। अभी मैं सीख रहा हूँ कैसे ये जो एस्टोनिया का जो A1+ है, हम गैंगटॉक में भी गए थे RBC के लिए, और कलकत्ता में सोल प्रोग्राम भी अटेंड किया। और अभी हम दिखा नहीं सकते। हम आपका आपका कंपनी का जो जो चीज मैंने पाया है, सभी मैं मेरे दुकान में एक एल्बम करके स्टेज करके मैं सब लगा रखा हूँ, एक एक चीज बारीकी से। ये मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा जी पार्ट है जो मैंने पाया है। तो यही बोलना चाहता हूँ तो और भी ज्यादा, मगर समय तो कम है सबके लिए। तो अभी तक ऐसा ही। थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू। आप बहुत स्वस्थ रहें, थैंक यू सर, बहुत अपना ख्याल रखें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग थैंक यू योर। सर। यस प्लीज, हाँ। थैंक यू। मनोज जी भी अपना कुछ लिखे हैं, मैं मनोज जी के पास जाना चाहूँगा। मनोज जी आपका स्वागत है, मनोज बघेल करके है, प्लीज आपका स्वागत है। हाँ? हाँ। मनोज जी, कौन? मनोज जी आपका स्वागत है। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मनोज सर आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैंने यहाँ पे अनम्यूट के लिए बटन दबाया है। अनम्यूट कीजिए, नीचे आपका अनम्यूट का ऑप्शन होगा फोन में। मनोज सर आपने ओरल कैंसर में अमेजिंग रिजल्ट करके लिखा था, तो मैंने आपको यहाँ पे सोचा हम सुन पाएंगे, बट आप अपना यदि ऑन नहीं कर पाएंगे। अभी तेज जी को ले लेते हैं तब तक। अभी तेज, अभी अभितेश पोरवाल जी को, अभितेश पोरवाल जी आपका स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे आप?
मनोज सर, आपकी आप म्यूटेड ही है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो तब तक हम अभितेश जी, आपका स्वागत है। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी। गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग सर। जी जी जी। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो मिले थे मुझे। तो उनको कुछ समस्या आ रही थी। वो कहते हैं कि ना, पुरानी उनको एलर्जी टाइप की। तो मतलब उनको क्या होता था कि सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लगता था, छींकें आने लगती थी, नाक से पानी ये सब बहता था। तो फिर वो मुझसे बोलने लगे, तो मैंने अपने पीएन भोजवाल सर से जो है कंसल्ट किया। तो उन्होंने हमको बताया कि आप जो है इसमें A9 ऑंको चलाइए, और SBTC जूस, और लीवोवन। तो जी। मैंने उनको तीनों चीजें सजेस्ट की थी। जी। एक महीने लगभग 15 दिन के बाद जब उनसे हमने बात की, तो उनको अमेजिंग रिजल्ट मिले। वो कहीं कई जगह से दिखा के आए थे, काफी पैसा इन्वेस्ट किया था। हम्म। तो वो काफी जगह से हार चुके थे। तो जब मेरी ये चीजें वो माने, और मैंने उनको बताया कि आप इसको कंटिन्यूटी चलाइएगा, यानी कि पूरा राइट। कोर्स करिएगा 3 से 4 महीने, आपको राइट। अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो मेरी बात वो मान के उन्होंने चलाया, और लगभग 15 दिन के बाद उनको काफी अच्छे रिजल्ट आए। मैंने उनको बताया था कि आपको, हमें लगता है कि वात का पित्त का जो है कुछ दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि A9 अंको सर इस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जी, आप परवाल साहब, तो उनको कोई कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम था? नहीं, कैंसर रिलेटेड नहीं था, बट उनको एलर्जी जैसी थी, तो उस राइट, पे भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट इम्यूनोमोडुलेटर का था। काम करके वो उसमें, जैसे हेतल मैम ने भी बताया, वो बहुत सारे लोग उससे अपनी इम्यूनिटी बेस्ट करके अपने जी इम्यून जी जी। सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, उसको उसके कारण ही वो रिजल्ट आता है। थैंक यू जी। अभिदेश सर, आपने अपनी टेस्टिमनी शेयर की, थैंक यू सो मच। ओके। ओके ओके सर। थैंक यू। आशीष देसाई जी हैं हमारे साथ। आशीष देसाई जी, प्लीज बताएं क्या शेयर करना चाहते हैं। दो तीन लोगों को और लेंगे, अंकुश शर्मा जी का भी मेरे पास दो तीन लोगों ने नाम सजेस्ट किया है, अंकुश जी को भी लेंगे इसके बाद। आशीष जी, आशीष देसाई जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आशीष देसाई जी, आपने मैसेज लिखा है, यदि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो जरूर हम आपसे सुनना चाहेंगे। मे भी नेटवर्क का इशू है, हम आशीष जी के पास फिर आएंगे। अंकुश जी के पास मैं जाना चाहूँगा। अंकुश शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मेरा जी नाम अंकुश नमस्ते शर्मा है, और मैं जम्मू का हूँ सर। सर, सर। बेसिकली A9 अंकों का, जैसे आपने A9 अंकों के ऊपर टॉपिक में बताया है, तो A9 अंकों का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मुझे पिछले 3-4 साल से ना, मौसम जैसे ही चेंज होता मुझे छिंके आती थी। और सुबह शाम कुछ भी, अगर मैं शाम शाम को कोई भी अगर फ्रिज से चीज खा लूँ तो मेरे को छिंके बहुत ज्यादा आती थी। बट मैं लास्ट कुछ कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहा था, बट थोड़ा सा मुझे होता था। बट इस साल मुझे, मैंने खुद कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट खाए जो खा रहा था, बट उसमें मुझे रिजल्ट नहीं आए थे। फिर मैंने सुनील सर से बात की, तो सुनील सर ने बोला कि A9 को यूज करो। तो सर मैंने A9 को ऑलमोस्ट 10 डेज ही यूज किया था। दो सुबह दो शाम सर ने मुझे बोला। और आप मानोगे, आज ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ से ऊपर हो गए हैं। तब से मुझे शिंके भूल ही गई कि शिंके कोई चीज होती भी है। तो वो चीजें मैंने जो खुद को फील किया, वही मैंने अपनी टीम को भी प्रमोट किया है। तो मेरे पास काफी अच्छे रिजल्ट टीम के आ रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट। अभी मेरे पास एक कैंसर का पेशेंट है, उनको मैंने स्टार्ट करवाया, स्टेज 1 में है वो। SBDC जूस है, A9 ओंको है, कलमैकडी है, और krill 1 भी दिया हमने उनको। बट अभी वो बेसिकली एक चीज पूछनी थी कि वो कीमो करवा रहे थे, तो वो कह रहे थे मेरी कीमो खत्म होगी उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। क्या उसको कीमो के साथ दे सकते हैं हम?
सर सर आपका माइक म्यूट हो गया है गलती से मेरे से, किसी और को मैं म्यूट करना चाह रही थी। आप अनम्यूट कीजिए सर। विक्रांत सर आप अनम्यूट कीजिए। विक्रांत सर। सर का म्यूट हुआ है। हाँ। सर कीमो से 2 दिन पहले नहीं देना है और कीमो के 2 दिन बाद नहीं देना है, उसके बाद आगे ठीक पीछे है। कर। हाँ। सर कीमो क्या को मैं दो बात दिन कर पहले सकता हूँ? ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। सर आप रियल मी करके आप ज्वाइंट हैं, तो रियलमी 14। हाँ, तो प्लीज़ आप अपने उससे हमेशा नाम से करेंगे ना तो पता लगता रहेगा। बताएं सर योगेंद्र प्लीज़। शर्मा। जी योगेंद्र। योगेंद्र शर्मा। जी योगेंद्र सर। हेलो। जी सर, शेयर कीजिए अपनी बात। सर क्या है कि मैं नई ज्वाइनिंग की है अभी। हेलो। मैंने कोई अभी ए नाइन आपके अंकों के A9 अंकों के बारे में बताना पाएंगे? क्या है कि मेरा दूसरा दिन है आपका। तो मेरे क्या है अभी एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे लेफ्ट साइड में जांग में एक नस डली है। तो अभी क्या है कि वो नस में ब्लड सर्कुलन प्रॉपर नहीं है। तो क्या इसके बारे में कुछ जान सकता हूँ? राइट है। देखिए सर, एक क्रिल आप स्टार्ट कीजिए। क्रिल स्टार्ट करके एक हमारा प्रोडक्ट है AVBT जूस, एक उसको स्टार्ट कीजिए। 2 चीज़ें स्टार्ट कीजिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। करीब 12 इंच की नस डली है पूरी दूसरे पैर में से निकाल के सर। समझ गया, मैं वही कह रहा हूँ, एक क्रिल और AVBT जूस ये स्टार्ट कीजिए। अच्छा। जी उससे कंफर्म रिलीफ मिलेगा? सर, आपने जिसके थ्रू ज्वाइन किया ना उनके साथ आप आराम से बैठिए और मैंने ये प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। संतोष सिंह क्या कहते हैं? सो कार्तिकेय जी और मेरे साथ कनेक्टेड हैं। कार्तिकेय जी को लास्ट हम सुनना चाहेंगे। आई थिंक कार्तिकेय जी अभी नहीं है, नहीं तो उन्होंने भी लिखा था मैसेज। यस। राइट। सो थैंक यू सो मच आप लोगों ने। मैंने रैंडमली ऐसे जानने की कोशिश की क्योंकि ये कोई प्री प्लान नहीं होता किसको रिजल्ट आया किसको नहीं आया। जो अपना बात शेयर करना चाहता है, क्योंकि हम साइंटिफिकली चीज़ों को प्लान करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है, फॉर्मुलेशन है या ट्रेनिंग डिजाइन है हमारी, ये सारी एविडेंस के बेस पे हैं, साइंस के बेस पे हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस रहता है कि हम जो भी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी में एक वैल्यू एडिशन का काम कर रही हैं। वो लोगों की ज़िंदगी में एक आशा की किरण लेके आ रही हैं। और आज के टाइम पे जहाँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में कोई भी ऐसी ऑथेंटिक दवाई नहीं है फार्मा में जो हमारी इन बीमारियों को जड़ से खत्म कर पाए या कोज रूट पे काम करे, तो हम एक हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के रूप में एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है। एक मुझे लगता है कि हम एक होलिस्टिक वेलनेस हैं। यदि हम सही तरीके से अपनी लाइफ में नेचुरल मेडिसिन को ऐड कर लें, लाइक सनलाइट है, अर्थिंग है, फास्टिंग है, टाइम है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है और साथ में हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, और अच्छे से समाज के साथ घुल मिल के रहें, तो इन बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। यदि हो गई है तो इनसे फाइट करके वापस से हम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।